उसका परावर्तन संभव हो सके। तो इस आशय से भैया आपसे निवेदन है। भैया सभी को नमस्ते और दक्षिण कथा नेता पूज्य बाबा जी को मैं नमन करता हूँ, चिंता ज्ञापित करता हूँ कि न्याय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है कि संविधान में 4.4 में परिभाषा दी हुई है न्याय की, तात्विक परिभाषा, बौद्धिक परिभाषा और व्यवहारिक परिभाषा। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तात्विक परिभाषा है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में अध्ययन, उत्पादन, कार्य, व्यवहार करना। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जिसको मानव लक्ष्य बोल रहे हैं, मानव लक्ष्य के अर्थ में अध्ययन करना व्यवहार है, तात्विक व्यवहार है। और मानव लक्ष्य के अर्थ में उत्पादन, कार्य, व्यवहार करना भी तात्विक न्याय है, मानव लक्ष्य के अर्थ। बौद्धिक है संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह करने का संकल्प, मूल्यांकन, स्वीकृति, उभय तृप्ति, सहज स्वीकृति। और व्यवहारिक है परिवार संबंधों का निर्वाह, परिवार व्यवस्था का निर्वाह, समाधान, समृद्धि, प्रमाण सहित परंपरा। परिवार संबंधों का निर्वाह मतलब परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, भाई बहन संबंध और पति पत्नी संबंध, ये 3 संबंध है। लेकिन उसके आगे वाले में देखेंगे परिवार व्यवस्था का निर्वाह का मतलब है ये हो जा रहा है पूरा हर हालत में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जुड़ा हुआ है। इसलिए सारे 7 संबंध इसमें आ गए। तो संबंधों के निर्वाह की व्यवहारिक विधि है न्याय का। संबंधों की समझ होना माने संबंधों की पहचान होना। व्यवहारिक में पहचान वाला कुछ नहीं लिखा हुआ है। संबंधों का निर्वाह, परिवार व्यवस्था का निर्वाह, समाधान, समृद्धि, सहज परंपरा। व्यवहारिक बौद्धिक में संबंधों की पहचान मतलब संबंधों की समझ होनी जरूरी है, तभी हम न्याय को बौद्धिक रूप से कर पाएंगे। उसके बाद मूल्यांकन का संकल्प, निर्वाह करने का संकल्प, मूल्यांकन, स्वीकृति, उभय। और तात्विक परिभाषा समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में अध्ययन और ये न्याय का तात्विक स्वरूप। अब देखिए भैया 2 चीजें आती है, मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है और जीवन लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, शांति। अब ये सोचा जाए कि मानव लक्ष्य पहले पूरा होगा कि जीवन लक्ष्य पहले पूरा होगा। थोड़ा सा और पीछे जाके सोच लेते हैं कि जीवन शरीर क्यों ले रहा है, शरीर को चलाने क्यों आ रहा है। पहले जीवावस्था के शरीर को चला रहा है, जीवावस्था के शरीर को चलाते हुए उसमें मन के अलावा वृत्ति और चित्त विकसित होते हैं, वैसे वो मानव शरीर को चलाने योग्य होता है, इससे पहले नहीं। तो जीवन में तृप्ति नहीं है, इसीलिए उसको शरीर चाहिए। जीवन स्वयं में अपनी जागृति का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकता बिना शरीर। तो कुछ सीमा तक जीव परंपरा में आगे बढ़ता है और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए उसको मानव परंपरा की जरूरत होती है। तो मानव परंपरा में आएगा तभी उसकी जीवन की जागृति होगी, क्या जीवनाकांक्षा पूरी होगी, सुख, शांति, संतोष, आनंद। मानव शरीर में आए बिना या मानव शरीर को चलाए बिना सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं मिलेगा, जीवन तृप्ति नहीं होगी। मानव शरीर को चलाने में भी किसी भी विधि से चला लेगा तो उसको सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं मिलेगा। उसकी एक निश्चित प्रक्रिया, निश्चित विधि है, उस विधि से चलाने पर ही मिलेगा। इस विधि को हम कह रहे हैं मानवीय व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था पूर्वक जीना। मानवीय व्यवस्था पूर्वक जीने के क्रम में पहले समाधान आएगा, जैसे बोला बाबा जी ने यहाँ पर समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, लक्ष्य,
उसको पहले समझेंगे तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहर्ष इसको समझेंगे और इसको समझ के जीने के क्रम में जाएंगे तो मानवाकांक्षा पूरी होती जाएगी, उसी के साथ साथ जीवनाकांक्षा पूरी होगी। मानवाकांक्षा के बिना जीवनाकांक्षा पूरी होगी ही नहीं। पूरा कार्यक्रम क्या हो जाता है, हमको मानव के रूप में जीने की जरूरत होती है और मानव के रूप में जीने के लिए मानव के जो पांचों आयाम, शरीर के साथ मिलकर शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में जीने का यदि हम अभ्यास कर पाते हैं तभी न्याय हो पाएगा। अकेले जीवन के रूप में जीने की कोशिश करेंगे वो मानव परंपरा नहीं होगी। अकेले जीवन के रूप में जीनेंगे मानव परंपरा ही नहीं होगी। अकेले शरीर के रूप में तो मानव होता ही नहीं है और यदि जीवन को उपेक्षित करके जीने की कोशिश की है तो आज तक जो हुआ है, मानव दुखी रहा है, कितना लूटपाट किया है, वो वही होता रहेगा। तो मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में समझना है। शरीर को बनाए रखना, शरीर की परंपरा को बनाए रखना पहला काम है, नहीं तो नहीं होगा। शरीर और उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए 4 विषय अनिवार्य है, क्योंकि वे 4 विषय शरीर का है। आहार, निद्रा, भय और मैत्री से मानव की परंपरा बनी रहती है, इसी से जीवावस्था की परंपरा बनी रहती है। तो आहार प्राप्त करना या शरीर को बनाए रखना, शरीर की सुरक्षा करना और प्रजनन कार्य में भी लगना, ये दोनों चीजें मिल जाने पर ही, ये सभी चीजें मिल जाने पर ही मानवीयता या मानव का शरीर का भी परंपरा बनेगा, मानव परंपरा बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये 4 विषय पूरा हो, नहीं तो मानव खत्म हो जाएगा, मानव समाज खत्म हो जाएगा। और 4 विषय का पालन करते हुए ही इस तरीके से हम पालन कर लें कि दूसरे मानव के इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न हो, पहला। इसके साथ साथ जीवन के बारे में जो अध्ययन हो, अस्तित्व के बारे में अध्ययन हो और उसका अध्यापन भी हो और मानव परंपरा में प्रमाण भी। इनके मिले जुले स्वरूप को हम कहेंगे न्याय। तात्विक स्वरूप तो ये कि जीवन को मानव परंपरा की जरूरत है, अभी उसकी जागृति होगी, उसके बिना नहीं होगी। पहली बात, जरूरत है तो मानव परंपरा के सारे आयामों को जीना है, बनाए रखना है और साथ साथ अध्ययन भी होगा। इसलिए बाबा जी ने बहुत साफ साफ उसमें परिभाषा में लिखा हुआ है। पहला अध्ययन लिखा हुआ है बौद्धिक में, सॉरी तात्विक में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में अध्ययन, साथ में उत्पादन, कार्य, व्यवहार करना। दोनों चीज न्याय। केवल अध्ययन है तो नहीं होगा, उत्पादन, कार्य, व्यवहार चाहिए। जैसे हमने स्वधन देखा, धन तो प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन है। मानव प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ जो श्रम नियोजन करता है तभी जो उपयोगिता होती है उसका नाम धन है। लेकिन धन को प्राकृतिक नियम में नहीं रखा है, धन को सामाजिक नियम में। तो सामाजिक नियम में क्यों रखा? क्योंकि जैसे ही एक आदमी प्रकृति के साथ मान लीजिए जंगल से लकड़ी लाता है तो दूसरा आदमी बोलता है ये मेरा है, क्योंकि जंगल तो सबका है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में व्यवहारिक एक व्यवधान हो गया। कोई फल गिरा तो ये फल मेरा भी है, ये बोलेगा मेरा है। अंततः उनको तय करना पड़ता है कि भैया ये यहाँ ये पेड़ तुम्हारा और ये पेड़ मेरा, चलो आराम से रहो। इस पेड़ के तुम तोड़ के लाते हो तुम्हारा, मैं तोड़ के लाता हूँ मेरा। तो इस प्रकार से मानव को उत्पादन बनने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि उसको उत्पादन करने के लिए कोई जगह का चिन्ह हो कि इसी जगह पर वो उत्पादन करेगा। मैं आपके खेत में उत्पादन करूंगा तो मेरा माना जाएगा क्या? तो उसके लिए उसको तय करना पड़ता है उसके रहने की जगह। मैं तो आपके घर में रहूंगा तो न्याय माना जाएगा। ये प्रकृति के साथ हम किस रूप में जुड़े हुए हैं, दूसरा वहां प्रवेश नहीं करेगा, दूसरे के यहाँ हम प्रवेश नहीं करेंगे। पहली शर्त ये है, ये शर्त को यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो कभी भी न्याय नहीं। सबसे पहले उसका घर है, उसके पास श्रम करने की या उत्पादन करने की जगह है, ये सारी चीजें तय होता है और ये तय होने के बाद ही वो न्याय करता है। तो इसीलिए वो धन को व्यवहारिक विधि माना है और उसको सामाजिक नियम में रखा गया है। कहीं भी प्राकृतिक नियम में आपको नहीं दिखेगा।
स्वधन का निर्धारण करने के लिए रहने की जगह, कार्य करने की जगह, उत्पादन की जगह, विनिमय की जगह ये तय करना, इसलिए इसको में रखा गया है। वैसे स्वनारी स्वपुरुष ये तो निश्चित रूप से व्यवहार का मुद्दा है, इसलिए इसको सामाजिक नियम में रखना बिल्कुल सही लगता है। दयापूर्ण कार्य व्यवहार ये भी मानव मानव के बीच के व्यवहार का बात है, वो भी हम में रखे, न्याय के अंतर्गत रखे हुए हैं, सामाजिक नियम के अंतर्गत रखे। लेकिन स्वधन को सामाजिक नियम के रूप में रखने का सीधा सीधा मतलब है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर मानव का नियंत्रण हो, इस रूप में नियंत्रण हो कि दूसरे मानव पर कोई हस्तक्षेप न हो, दूसरा मानव का। तो स्वधन की एक बहुत बड़ी समझ है, क्योंकि स्वधन ही मानव और प्राकृतिक ऐश्वर्य के बीच के संबंध को तय करता है, साथ में दूसरे और अपने बीच के अधिकार की सीमा रेखा तय करता है। यही एक इकाई इस ढंग से जी रही है कि दूसरे इकाई के स्वत्व पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया की एक समझ होनी चाहिए, उसके बिना हम न्याय में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। ये बहुत पहला नियम। आप जानवरों में देखोगे एक टेरिटरी, वो एक टेरिटरी में आजकल उसको काफी माना जाता है कि जानवर एक टेरिटरी में काम करता है, उसके टेरिटरी में दूसरा आता है तो वो झगड़ा करता है, नहीं तो नहीं करता। ये टेरिटरी जो है तो जानवरों में भौतिक है, सिस्टम से ज्यादा मतलब है। मानव में टेरिटरी समझ, और वो समझ अंततः पहले स्वधन को तय करेगा, और स्वधन तय होगा तब उसके रहने की जगह तय होगी, नहीं तो रहने की जगह तय नहीं। घर भी स्वधन का पार्ट, भोजन उत्पादन करना, कपड़े बनाना, ये सारी चीजों को तय करने के लिए हमको वो समझ की एक समझ चाहिए। वास्तव में सब लोगों ने मिलकर बांट लिया कि भाई ये जगह में तुम घर बना लो, ये जगह में तुम बना लो, ये जगह में तुम बना लो, इस जगह में तुम उत्पादन कर लो, इस जगह में तुम कर लो, दूसरे वाले में तुम नहीं आओगे। ये जो पहला लाइन, ये एक हम एक नियंत्रण की रेखा को समझ लिए हैं। इस रेखा को क्रॉस करते ही हम दूसरे के घर में घुस जाते हैं, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुस जाते हैं, और वो अधिकार टूट जाता है, और वहां संघर्ष होता है, वहां अन्याय। तो ये संतुलन बिंदु को समझना पड़ेगा। एक क्षेत्र जहां पर वो जी रहा है तो दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं होता, तो वो भौतिक एरिया निश्चित रूप से है। इसलिए न्याय को जब भी बात करेंगे तो उत्पादन आएगा, स्वधन आएगा, तो इसलिए सामाजिक नियम को ही बोल रहे हैं न्याय, सामाजिक नियम का पालन करना न्याय। अब यदि तात्विक स्वरूप, जीवन के तात्विक स्वरूप को देखने जाएंगे, तो जीवन के तात्विक स्वरूप या अस्तित्व के तात्विक स्वरूप की समझ जो होती है, उस जगह का नाम है बुद्धि, क्या चित्त, जहां से हम संज्ञानशीलता की बात करते हैं। तो चित्त का जो प्रत्यावर्तन क्रिया है, वहां से संज्ञानशीलता शुरू होती है। बुद्धि के दोनों परावर्तन और प्रत्यावर्तन, और आत्मा के दोनों, ये पूरा संज्ञानशीलता का क्षेत्र। संवेदनशीलता का क्षेत्र है पहचानना, निर्वाह करना। तो मन का दोनों, वृत्ति का दोनों, और चित्त का दोनों, चित्त का परावर्तन भी और प्रत्यावर्तन, ये दोनों आएगा पहचानना में। चित्त के दोनों क्रिया को पहचानने में हम लेंगे, क्योंकि जो निरंतर रहने वाली चीज है उसकी जो पहचान होती है वो चित्त में होती है। परिवर्तनशील रहने वाली जो चीजें हैं उसकी भी पहचान चित्त में, चित्रण क्रिया में होती है। निरंतर रहने वाली चीजों की जो पहचान होती है चित्त में होती है, और ये चिंतन क्रिया में होती है या साक्षात्कार क्रिया में। तो चित्त ही वो जगह है जहां पर संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का योग होता है। जो बुद्धि के नियम है, बुद्धि में जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य, ये सारी चीजों के जो बोध होते हैं, अनुभव होते हैं बुद्धि में या आत्मा में, और वो चित्त में चिंतन पूर्वक चित्रण में आ जाता है। तो चित्त ही वो जगह है जहाँ संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का योग हुआ। इसलिए न्याय में संवेदनशीलता भी चाहिए, संज्ञानशीलता भी चाहिए। केवल संज्ञानशीलता होगी और संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो न्याय नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने समझ लिया कि न्याय क्या है,
इसकी परिभाषा में आप देखेंगे, बौद्धिक परिभाषा में न्याय के बारे में जो लिखा हुआ है, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह करने का संकल्प, मूल्यांकन, स्वीकृति, उभय, तृप्ति, सहज। तो मान लीजिए मैंने स्वीकार कर लिया कि ये 7 संबंध होते हैं, मैं समझ गया। 7 संबंध में एक संबंध भाई बहन संबंध है, ये भी समझ गया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है, किसी व्यक्ति को मैं भाई के रूप में पहचान। तो जब किसी व्यक्ति को भाई के रूप में पहचानने जाता हूँ तो वो एक मानव है, उसको शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है और उसका एक रूप है, किस प्रकार का रूप है, विशेष प्रकार का गुण है। इनको मैं जब तक पहचानूंगा नहीं तब तक न्याय नहीं। तो समझ गया हूँ कि भाई बहन संबंध होते हैं, भाई होते हैं। कौन मेरा भाई है? तो भौतिक रूप से किसी व्यक्ति को पहचानना पड़ेगा कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन। तो ये पहचान चित्त में ही होती है। चित्त में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता का दोनों का पहचान होने का व्यवस्था है और इसीलिए न्याय को चित्त में मान रहे हैं। चित्त का प्रत्यावर्तन के बिना न्याय कभी भी नहीं होगा। प्रत्यावर्तन उसमें जुड़ा रहेगा क्योंकि ये ऊपर से जुड़ा। तो जैसे मुझे पता चला कि हाँ आम का पेड़ होता है, तो मैंने मान लिया आम का पेड़ होता है, लेकिन आम का पेड़ कौन सा, तो मुझे जाके उस पेड़ को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए सारे सब परिभाषा में देखिए, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह। पहचान शब्द बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहीं पर संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का योग। नहीं तो पहचान के बिना कोई भी चीज नहीं होगी, केवल बौद्धिक प्रक्रिया रहेगी, व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं आएगी। तो बौद्धिक प्रक्रिया माने संज्ञानशीलता, वहां से व्यवहारिक प्रक्रिया में जुड़ने के लिए निश्चित रूप से हमको पहचान की जरूरत। पहचान चित्त में होती है, दोनों की, निरंतर रहने वाली चीजों की और परिवर्तनशील रहने वाली चीज। इसके साथ फिर हम किसी व्यक्ति के साथ आप अपने संबंध को पहचान पाते हैं। वो व्यक्ति बदल गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, तो वहां पर दूसरा संबंध होता है। मेरे एक व्यक्ति के साथ भाई का संबंध है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी भाई का संबंध हो सकता है, तीसरे के साथ भी हो सकता है, 10वें के साथ भी। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मेरे को पिता का संबंध हो सकता है, या गुरु का संबंध हो सकता है, या संतान का संबंध हो सकता है। तो ये जो पहचान है, व्यक्ति की पहचान होगी, उसके साथ संबंध की पहचान। और वो व्यक्ति बिल्कुल विशेष है। जिस व्यक्ति के साथ मेरा पिता का संबंध है, किसी व्यक्ति के साथ उसी पिता का भाई का भी संबंध। वो पिता, आज मेरे लिए कोई व्यक्ति पिता है, वो पिता किसी के लिए भाई, किसी के लिए पति है, किसी के लिए बेटा है, सब कुछ होगा। पर मेरे लिए क्या है, वो मुझे स्पष्ट रूप से पहचानना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति को पूरा समझने से ज्यादा जरूरत होता है कि मेरा और उससे पूरकता क्या है, क्या समझ। इसलिए न्याय का ये जो तात्विक स्वरूप जब हम बात करते हैं, तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व से यदि कोई चीज जुड़ रही है तभी न्याय। उसके अध्ययन से भी और उसके प्रमाणीकरण या निर्वाह से भी। केवल समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रमाणीकरण की बात नहीं हो रही है, या उसको जीने की बात नहीं हो रही है, उसको निर्वाह की बात नहीं हो रही, तब वो न्याय नहीं हो पाएगा। तो न्याय समझ के साथ प्रमाणीकरण या निर्वाह करना होना पड़ेगा। केवल निर्वाह करना हो जाए, पीछे समझ ना हो, तो भी वो न्याय नहीं हो। तो तात्विक स्वरूप न्याय का ऐसा है। न्याय का बौद्धिक स्वरूप ही अपने आप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को अध्ययन करना और साथ साथ उत्पादन कार्य में, व्यवहार कार्य में प्रमाणित करना। न्याय को इससे अधिक तात्विक रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि न्याय चित्त में होने वाली क्रिया है, पहचान के साथ होने वाली क्रिया है। तो समाधान की पहचान हो जाए और समाधान का निर्वाह करने के लिए हमको कोई ना कोई मानव चाहिए। समाधान का निर्वाह यदि मानव के साथ करेंगे तो कोई मानव चाहिए, मानव के साथ फिर हमारी पूरकता की पहचान चाहिए। पूरकता की मेरे को पहचान हो गई और उसको नहीं हुई है तो भी न्याय नहीं। उसके बाद मेरा अपने आप एक कार्यक्रम है, मेरे को पूरकता की पहचान हुई है, उसको भी हो जाए, उसके लिए एक कार्यक्रम होगा। और उसके बाद दोनों में पूरकता की पहचान होगी, उसके बाद दोनों में निर्वाह होना शुरू। तो ये पूरा पक्ष मेरे हाथ में रहता है। पहला वाला कि समझ पाना, उसके बाद पूरकता को समझ पाना, तीसरा उस व्यक्ति को पूरकता की पहचान कराना। इसी को हम धीरता कहते हैं। न्याय में निष्ठा है,
ये मेरी चिंता, उस व्यक्ति को नहीं है, तो फिर मुझे वीरता का भी प्रयोग करना होता है। उस व्यक्ति को भी न्याय की पहचान हो जाए, उसके लिए मैं अपनी शक्तियों को लगाता हूँ। उसको न्याय, उसको वीरता की पहचान हुई, न्याय की पहचान हुई, उसमें वीरता आ गई, उसके बाद हम दोनों में व्यवहार होगा, फिर न्याय का समान आएगा। ये पूरी कहानी। तो भैया इतनी बात आती है मेरे को समझ में। बताइए इसमें कुछ चीज या स्पष्ट है तो उस पर और चर्चा करिए। जी भैया। नमस्ते भैया। भैया प्रणाम। नमस्ते भैया। भैया संबंधों की पहचान साक्षात्कार से पहले नहीं होगी? भैया थोड़ा आवाज मेरे को बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो रमाशंकर भैया की स्पष्ट आ रही है तो वो बता देंगे तो अच्छा है। कोई शायद गूंज आ रहा है। जी भैया, ये समीर भैया जी का प्रश्न है कि जी। संबंधों की पहचान जो है बिना साक्षात्कार के नहीं होती है क्या? कोई संबंधों की पहचान होना ही साक्षात्कार। देखिए, वस्तुओं की पहचान होती है, आम के पेड़ को पहचानते हैं, मनुष्य को पहचान लेते हैं, मनुष्य के रूप को पहचान लेते हैं, ये सब चीजें हो सकती है चित्रण में। लेकिन मनुष्य के साथ संबंध को पहचान करने के लिए तो साक्षात्कार, क्योंकि कितने प्रकार की पूरकता है उससे हमको निर्धारण होना पड़ेगा, कितने ही प्रकार की पूरकता है, और इस व्यक्ति के साथ ये पूरक, ये दो जो विशेष चीजें हैं, इसी को हम कहेंगे साक्षात्कार। तो बिना साक्षात्कार के न्याय नहीं हो पाएगा, मतलब बिना साक्षात्कार के या संबंधों की पहचान नहीं होगी। जी भाई। धन्यवाद भैया। भैया एक बड़ी बात आ गई कि बिना साक्षात्कार की इसकी पहचान नहीं हो सकती, या फिर नहीं हुई है ऐसा कहना चाहिए। अब साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ इसकी पहचान भी नहीं समझ में आती, या फिर ऐसा भी कहें कि साक्षात्कार तक पहुंचने की प्रक्रिया में भी अगर हम देखें तो नियमित पठन मनन जो है ये एक आवश्यकता लगती है। लेकिन यह सब तो हो रहा है, फिर भी हुआ या नहीं हुआ इसकी बात कैसे कर सकते? हाँ भैया, हमको घर में बचपन से बताया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे पिता है, और उनसे ऐसा बात करना है, इनसे ऐसा व्यवहार करना। उसके बाद बताया जाता है कि ये भाई है, इनके साथ ऐसा कर, ये बहन है, इनके साथ ऐसा कर, ये माँ है, इनके साथ ऐसा कर। धीरे धीरे हमको इन चीजों को सिखाया जा रहा है, माने पूरकता को बताया जा रहा है, इनके साथ यही वाली पूरकता है। धीरे धीरे हम उस पूरकता को पहचानने लगते, पूरकता को पहचान लिए माने संबंध को पहचान लिया। एक बात और आगे आएगी, आखिर कितने प्रकार की पूरकता धरती में संभव है मानव मानव के बीच में, उसी का नाम 7 संबंध है। ये एक मानव दूसरे मानव से 7 प्रकार से ही पूरक। एक का माता पिता पुत्र पुत्री वाला एक प्रकार की पूरक, इसमें भी 2 पक्ष हैं। पुत्र की जगह मैं हूँ तो अलग प्रकार का पूरकता हुआ, मैं यदि पिता की जगह पे हूँ तो अलग प्रकार की पूरकता है, दोनों होगा। तो मैं किसी व्यक्ति से 2 प्रकार से जुड़ा हूँ, वैसे ही मित्र में, वैसे ही भाई में, वैसे ही गुरु शिष्य में। गुरु शिष्य में 2 हो जाएगा, मैं किसी का शिष्य हो सकता हूँ, मैं किसी का गुरु हो सकता हूँ। पति पत्नी में एक ही प्रकार आएगा। तो इस प्रकार से हम एक कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, यह संभावना है। इसके बाद हम दोनों में तय होगा कि हम दोनों क्या है, हम दोनों ने किसको पूरकता माना। जैसे मान लीजिए मैं आपका मित्र हो सकता हूँ, मैं आपका साथी सहयोगी भी हो सकता हूँ, बिल्कुल हो। तो या किसी और जगह पर आने के बाद हम और विधि से जुड़ सकते हैं। तो अब हम दोनों को चुनना है कि हम दोनों क्या बनेंगे, साथी सहयोगी के रूप में एक दूसरे को पहचाने, या व्यक्ति के रूप में पहचाने, या गुरु शिष्य भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप मेरे गुरु हैं, ये भी हो सकता है, मैं आपका गुरु हूँ, ये भी हो सकता है, यदि हम उस जगह तक पहुंचे हुए हैं। तो कोई जैसे बाबा जी मान लीजिए जागृत व्यक्ति, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उनको गुरु के रूप में सिखा, कोई उनको भाई के रूप में सिखा सकता, कोई उनको पति के रूप में सिखा सकता, कोई उनको पिता के रूप में सिखा सकता। एक व्यक्ति जागृत होने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का वो गुरु, तो
किसी एक संबंध की बात, लोगों ने वो संबंध पहचान लिया, पहचानने के बाद निर्वाह होता है। नहीं पहचान में ही गलती होती है। मैं जैसे आपको मान लीजिए गुरु मान लीजिए, और आप मेरे को शिष्य नहीं मानते, तो बड़ी तकलीफ होगी, निर्वाह नहीं हो। तो साक्षात्कार के लिए जो पहला चरण है कि पूरकता कितने प्रकार की होती है अस्तित्व में, इसको पहले समझना पहला। और हम दोनों के बीच में या कोई दो पर्टिकुलर के बीच में क्या पूरकता है उसको पहचान, और उस जो परंपरा की जो अस्तित्व सहज जो पूरकता है उससे भिन्न नहीं होना, उसी में आना चाहिए। तो ये जो है दो पार्ट पूरक, पहला पार्ट तो परंपरा बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है कितने प्रकार की पूरकता हो सकती है, परंपरा इस पर बात नहीं करती। ये तो मैंने मध्य दर्शन में सुना। और पहले प्रकार में जो परंपरा बोलती है कि इसके साथ ये पूरकता है, ये कहीं लिखा नहीं है, इसलिए इसमें हर व्यक्ति के अलग अलग मत हैं और ये बड़ा अनिश्चित। ऐसा निर्वाह करने चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसको उत्तर वो नहीं देते। इसलिए जो लोग मान लेते हैं उनका कुछ चल जाता है, जो लोग को मानने में शंका है वो लोग चला ही नहीं पाते। तो इसीलिए हम अलग अपेक्षा रख रहे हैं। मतलब बच्चा माता पिता से अलग अपेक्षा रख सकता है। क्या रख रहा है? वो जो बोले माता पिता उसको पूरा करे। बच्चे के अंदर कुछ दिनों में अपेक्षा आ जाती है, चीखता है, चिल्लाता है, वो मनमानी ढंग से जीना चाहता है, माता पिता उसका समर्थन करे, उसके अंदर ये अपेक्षा हो जाती है। बल्कि जैसे लिखा है पुत्र का जो जीवन है नैतिकता के प्रति निष्ठा, तो पुत्र को नैतिकता के प्रति यदि वो निष्ठा रखता है तभी संबंध का निर्वाह होगा, नहीं तो नहीं। पुत्र सोचता है कि माता पिता मेरे मन के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं है। अस्तित्व सहज एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में माता पिता को भी आना पड़ेगा, को भी स्त्री को भी आना पड़ेगा, तब पूरकता होगी, नहीं तो। इसी का नाम है अपेक्षाओं को निश्चित करना, या इसी का नाम है संबंधों को पहचानना, इसी का नाम है पूरकता को पहचानना। तब साक्षात मैं अपनी स्थिति को छोड़ के दूसरे को पहचानने नहीं जाता, अपनी स्थिति को पहले तय कर लेना पड़ेगा। मैं ये स्थिति में रहूंगा और आपके साथ ये निर्वाह करूंगा, और वो निर्वाह अस्तित्व सहज है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको रोज अब शब्द बोलूंगा किसी, और मैं चाहता हूँ कि ये संबंध बना रहे, अस्तित्व में ये विधान नहीं। आप क्या करेंगे? एक व्यक्ति छूट जाएगा, कुछ देर में दूसरा छूट जाएगा, फिर दूसरा छूट जाएगा, अंत में मुझे अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दयापूर्ण कार्य व्यवहार के मॉडल में मैं अपने आप को सेट करूंगा, सेट करने के बाद व्यवहार करना शुरू करूंगा, ये अस्तित्व में है, तो हो पाएगा। तो मेरे मन से नहीं होगा। अस्तित्व सहज जो मानव का स्वरूप है, जिसको बोलते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण, उसमें जैसे कोई आदमी खड़ा होगा उसके बाद साथ संबंध, पहले नहीं है साथ। तो शोधन करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार होगा, तब होगा। तो नारी स्वपुरुष के लिए मानसिक रूप से तैयार होगा, दयापूर्ण कार्य करने के लिए मानसिक रूप, इन तीनों स्वरूप में हो पाए। जी भाई, बहुत ही सुंदर भैया। काफी गहरी चर्चा मुझे लगता है कि ये हुई है, इस पर हमारा पूर्ण ध्यान आकर्षण जितना बना रहता है, उतना उतना इस पक्ष में या इस दिशा में हमारा अधिकार जो है विकसित होता रहेगा, ऐसा स्पष्ट हुआ। तो ये भी स्पष्ट हुआ कि संवेदनशीलता जो है वो संज्ञानशीलता के आलोक में ही उसकी जो है परंपरा जो है सुदृढ़ है। अन्यथा अगर संज्ञानशीलता हमारे से छुटी है तो संवेदनशीलता में भले ही हमने कुछ एक आध मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ कुछ हमने संबंधों की पहचान की भी, वह पहचान पूरी नहीं है और इस प्रकार से उसकी सार्थकता भी हमें देखने में नहीं रही। तो ये एक महत्वपूर्ण बात भैया अभी हम लोगों के स्पष्टता में तो आई है, ऐसा लगता है।
मुझे भैया एक बात और जानने का मन हो रहा है कि जो तात्विक, बौद्धिक और व्यावहारिक, ये जो तीन पक्ष बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम और बढ़िया से देखना चाहते हैं कि ये कई जगह रखा है हर बात की परिभाषा में, तात्विक, बौद्धिक और व्यावहारिक। तो इसको कैसे हम अपने लिए हमेशा हम डिजाइन करते रहें कि तात्विकता कैसा है, बौद्धिकता में कैसा है और व्यावहारिकता में कैसा है, इसको थोड़ा स्पष्ट। तात्विकता का मतलब है कि अस्तित्व और जीवन से जुड़ जाए, अस्तित्व सहज हो जाए, वो तात्विक। यदि अस्तित्व सहज से नहीं जुड़ता तो हर व्यक्ति अपना मनमानी बनाए, जो परंपरा में झंझट हुआ। अस्तित्व सहज में संबंध होते हैं भाई, होते हैं, है? ये सभी जगह तात्विकता का मतलब अस्तित्व सहज है, अस्तित्व कैसा है और उसके साथ वो चीज संबंध रूप में कैसे आए, इसको तात्विक हो। और बौद्धिक का मतलब है उस समझ के साथ जब हम शरीर के साथ या मानव परंपरा के साथ जुड़ के व्यवहार करेंगे तो उसका स्वरूप है। और व्यवहारिक का मतलब उसमें फिर अलग अलग हमने संबंधों को चुन लिया या अलग अलग परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करते। तो बौद्धिक तो जीवन और शरीर का या अस्तित्व सहज व्यवस्था के साथ जीने की विधियों के बारे में चर्चा है, और व्यवहारिक में और ज्यादा उसका विस्तार होता है। जैसे मान लीजिए एक परिभाषा देख लेते हैं राष्ट्रीय। ये राष्ट्र बड़ा भयंकर शब्द है ना? राष्ट्र के नाम पे बहुत लड़ाई हुई है, हजारों लोग मरे, हजारों क्यों, करोड़ों लोग मरे, जी भैया। करोड़ों लोगों ने खुद अपनी जान दे दी। तो राष्ट्र बहुत भयंकर शब्द। अब इसकी परिभाषा देखिए, अखंड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सहज सम। अब राष्ट्र क्या है? एक ही हुआ, पूरी धरती एक राष्ट्र हो गई। अब राष्ट्र के लिए नहीं कि मेरा राष्ट्र और आपका राष्ट्र वाला झंझट खत्म हुआ, पूरी धरती को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार। और वो राष्ट्र कैसा है? अखंड समाज होगा, सार्वभौम व्यवस्था होगा, जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है, पहले से ही होता है कि हर एक को समान अवसर मिले। इसके बाद राष्ट्र में काम क्या बचा है? मानवीयतापूर्ण शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, सुलभ। दो ही काम होंगे भाई। मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार एक होना है और न्याय सुरक्षा एक। व्यवहारिक में मानवीयतापूर्ण आचरण हर मानव को करना है, उसके लिए एक परंपरा बना कर। तो समझ के रूप में राष्ट्र क्या हो गया? एक ही राष्ट्र, पूरी धरती। व्यवहारिक रूप में, बौद्धिक रूप में क्या करेंगे? उसमें शिक्षा संस्कार एक होना पड़ेगा। शिक्षा संस्कार एक होगा तो, एक नहीं होगा तो प्रॉब्लम जाएगी। तो शिक्षा संस्कार में एक होना पड़ेगा, सबको शिक्षा संस्कार मिलना पड़ेगा। तो इस ढंग से चीजों को देखने का एक। जी भैया, मेरी बात हो गई। तो भैया क्या इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि व्यावहारिकता में से बौद्धिकता की तरफ गति, और बौद्धिकता से फिर तात्विकता की तरफ गति, और पुनः जो है वापस इसका प्रमाण बौद्धिकता और व्यावहारिकता में, अभी हमारे लिए ये क्रम बनता है क्या? छोटे बच्चों में भैया ये क्रम बनता है। जैसे मान लीजिए 2 साल का कोई बच्चा है या 3 साल का कोई बच्चा है, इनमें व्यवहार प्रधान जिंदगी, उसको बोलते हैं वो करता है, उसमें आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण, ये प्रधान विधि। अनुकरण माने ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो बौद्धिक तक सोचने लगता है। और उसके बाद जो तात्विक स्वरूप उसके आगे आता है, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग निर्वाह करके आए हैं, कुछ सही से निर्वाह किए ही हैं, तब यहाँ पर खड़े हैं, और कुछ गलती भी हुई। अब जब हम उसको देखने जाएंगे तात्विक स्वरूप को, तो तात्विक स्वरूप को देखने में एक चूक हो जाती है। मैं जैसा जिया रहता हूँ या जीता हूँ, उसको मैं जस्टिफाइड करने के रूप में तार्किक स्वरूप को देखने लगता हूँ। ये प्रॉब्लम।
और जैसे ही उसमें नहीं आता है, या मैं कहता हूँ ये तो हो ही नहीं, ये फिर गलत, मैं गलत हूँ, यहाँ नहीं आदमी आता, मुझे सुधारना यहाँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं, जैसे समाधान नहीं हो सकता, लोगों ने बोल दिया एक लाइन, मैंने मैं करना नहीं चाहता हूँ इसीलिए समाधान नहीं होता, तो उत्तर नहीं हो सकता ऐसा नहीं, मैं नहीं कर ये उत्तर, मैं सक्षम नहीं, ये नहीं हो सकता, पूरी दुनिया नहीं कर पाएगी, दुनिया का ठेका लेने की जरूरत नहीं, मेरे से नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं, तब तो चलेगा। तो हम लोग जिस आयु में हैं, मतलब मुझे लगता है कि 15-20 साल का, 15 साल का हो गया है, 12 साल का, 15 या 20, 18 मान लो, उसके बाद तो उसको पहले तात्विक को समझना पड़ेगा अस्तित्व कैसा है, क्यों? उसके बाद बौद्धिक स्वरूप आएगा, जिसको अपन कहेंगे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था क्या। इसके बाद आएगा कि वो हम जहां पर हैं उस जगह पर उसको हम कैसे निर्वाह करें या कैसे प्रमाणीकरण करें, ये विधि है। ये भैया मेरे हिसाब से छोटे बच्चों का एक अलग विधि है, मतलब व्यवहार को आज्ञा पालन, अनुसरण, अनुकरण पूर्वक करना। अनुकरण वो विधि है जहां पर वो सोचता है ऐसा क्यों करें। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, लेकिन यहाँ के सारे बच्चों को बोलता हूँ स्कूल जा रहे हो, तो वो सोचेगा कि ये क्यों नहीं स्कूल जा रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि भाई स्कूल तो जो है 18 साल तक के लिए, ये पहले गया है कि नहीं, हाँ ये है। तो अनुकरण में थोड़ा सा सोचना और बड़े चीजों के साथ जोड़ना पड़ता है, आज ये क्यों नहीं किया। अनुसरण में तो सीधा सीधा कॉपी, मैं जो करता हूँ वो कॉपी करता हूँ। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ी अलग विधि है, और जैसे बड़ा हो गया तो ये मान लिया जाता है कि उसके लिए संज्ञानशीलता प्रमुख हो। जी भाई। ये सुंदर भी है भैया। एक बार बाकी सभी से भी पूछ लेता हूँ, कोई प्रश्न हो तो बताएं। सभी से निवेदन है कि कोई प्रश्न हो तो कृपया रखें। भैया पिछले सत्र में जो बात आई थी, तो उसमें आपने रखा था कि जो बच्चों की जो शिक्षा आज चल रही है, तो उसमें बहुत सारा जो करिकुलम है वो इतना ज़्यादा है कि बच्चों को जो मौलिक शिक्षा अगर देने का हो तो वो दिया नहीं जा सकता, मतलब देना बड़ा मुश्किल जाता है। और यह भी स्पष्ट होता है कि जो भी करिकुलम आज डिजाइन है वो पर्याप्त भी नहीं होते हैं हमारे लिए बना है। तो अब ऐसे में आज हमारे लिए क्या पाथेय होगा, ये एक प्रश्न है भैया। तो मैं इसको अभी ड्रॉप करता हूँ। राकेश गुप्ता भैया ने हैंड रेस किया है, मैं उनसे। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया मेरा जो एक प्रश्न है कि अभी हम जिस संविधान के अंतर्गत रहते हैं ना, उसमें एक प्रकार से चीजों को पहचाना गया है, राष्ट्र का स्वरूप को, मानव के अधिकारों को और व्यवस्था के स्वरूप को, और किस प्रकार से उसमें न्याय को किया जाएगा। और धर्म को भी वो एक प्रकार से देखता है, और अनेक समाज को देखता है, सिविल को एक तरीके से देखता है। अब यहाँ पर मतलब हम एक प्रकार की समझ के आधार पर जीने के रूप को हम देख रहे हैं। तो भारत के संविधान है, तो वो हमको किस प्रकार से देखेगा? क्या वो हमें एक प्रकार के पंथ के स्वरूप में देखेगा और उसके अंतर्गत हमें पहचानेगा, और फिर हम मतलब क्योंकि एक प्रकार से भारत का संविधान बड़ा है, उसमें किस तरीके से संशोधन हुए हैं, किस उद्देश्य से हुए हैं, और ये एक हमको हिस्ट्री दिखाई देती है, उसमें हम संतुष्ट हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पर, मतलब इनका मिलन बिंदु हम कहाँ पर देखेंगे? तो एक तो है भारत का संविधान हमें किस दृष्टि से देखता है,
और फिर उसके बाद में हमारा इसके साथ में मतलब ये किस किस जगह एकीकरण होगा, ये कैसे हम इसको पहचाने? जी भैया, जैसे मान लीजिए भारत का संविधान है, उसमें यदि कोई शाकाहारी भोजन करना चाहता तो क्या भारत का संविधान विरोध कर पाए? नहीं कर। तो मैं शाकाहारी करना चाहता हूँ तो संविधान मुझे रोकता नहीं। कोई मांसाहारी करना चाहता है तो किसी सीमा में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यदि कोई बोलेगा मैं हिरण का मांस खाऊंगा तो नहीं खा सकता, है ना। यदि कोई बोलेगा कई स्टेट में गाय का मांस खाऊंगा तो गाय का नहीं खा सकता, मैं शेर का मांस खाऊंगा तो नहीं खा सकता, मोर का खाऊंगा नहीं खा सकता। कुछ चीजों को उन्होंने संरक्षित कर दिया। किसी चीज को 25 साल या 30 साल या 50 साल पीछे जाके देखेंगे, इतना नहीं था, फिर कुछ और संरक्षित हो गया। वन्य जीव संरक्षण आ गया तो और बहुत सारे प्राणियों को संरक्षित कर दिया। बड़ा तो मेरे को दबाव नहीं डालता कि तुम शाकाहारी कीजिए, क्योंकि अभी लोग जिस विधि से आ रहे हैं उनके घरों में, कईयों के घर में शाकाहारी है, कई में शाकाहारी मांसाहारी में, उसको जीने दो बोल रहे हैं। और आगे के लिए धीरे से कुछ रास्ता बनाया। अचानक एक आ गया कि भैया आप हिरण को मार के नहीं खाओगे। कुछ लोगों ने चोरी छुप के खाया, लेकिन कुछ दिनों में लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं भैया ये कानून है, इसका पालन करें। वैसे ही कुछ जगह पर गोवध का आ गया, कई स्टेट में आ गया, कई में भी नहीं। तो स्टेट ने लाया, वो स्टेट पर अधिकार दिया हुआ है, तो स्टेट में ला लिया, तो वहां पर गोवध निषेध हो गया। कुछ दिन तक लोग चोरी छुपे करते भी रहे होंगे। वैसे ही तंबाकू के बारे में, यदि कोई 18 साल से कम वाला तंबाकू खाता है तो उसको पहले मना किया, उससे बड़े वाले को अभी मना नहीं किया। तो संविधान हर पैकेट में लिखा हुआ है, इसको खा के आप बीमार हो गए, उसको कंपलसरी किया, पहले नहीं था। तो धीरे धीरे मनुष्य को एजुकेट करना है। मनुष्य कहीं से आ रहा है और वो घोर भ्रम है, उससे धीरे धीरे भ्रम को कम करके एक एक नियम को लागू करना और उसके लिए मानसिकता बनाना चल। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो पब्लिक प्लेस में लोग सिगरेट पीते थे, और उसके बाद कानून आ गया। जब कानून आया मैं अमरकंटक में था, मुझे ऐसा विश्वास ही नहीं था कि ये कानून भारत में लागू हो, मुझे नहीं था। और आज बिल्कुल लागू है। यदि कोई बस में पी रहा है या कहीं ट्रेन में पी रहा है तो आप बोलिए कि भैया ये तो यहाँ पीना नहीं है, वो क्षमा मांगता है और कोर्ट में जाता है। तो हमारा संविधान बहुत खुला है और बहुत ज्यादा अवसर दे रहा है। मैं खेती करके आजीविका कमाना चाहता हूँ, कोई रोक नहीं है। कोई गौपालन करके करेगा, कोई कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसमें भी रोक नहीं। अभी हम ये है कि यदि आप पैसे ज्यादा कमा ले रहे हो तो आप उससे ज्यादा होने पर आप टैक्स, वो टैक्स पूरा लेता है कि नहीं पता नहीं। मुझे लगता है कि एक समय के बाद बहुत ज्यादा टैक्स, छोटे जगह पर टैक्स नहीं है। तो हमारा संविधान अभी बहुत अनुकूल है जीने के लिए। 100% सही है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। पूरी तरह मानवीयता नहीं है। हम हथियार भी बना रहे हैं, है ना, हम मादक पदार्थ भी बना रहे हैं, सब कुछ। यदि मानवीय समाज को देखो, क्या वहाँ शराब नहीं बनेगा? क्या वह तंबाकू का उपयोग नहीं होगा? मुझे लगता है कि ये सब औषधि के रूप में प्रयोग होने के लिए बढ़िया है। बाबा जी ने लिखा भी हुआ है, मध्य कर्म दर्शन, मध्य जो है औषधि कार्य के लिए। तो वो तो उत्पादन होगा, उसका फिर नियंत्रण भी होगा। अभी भी वो दोनों चीजें हैं, उत्पादन भी हो रहा है, उसके लिए भी नियंत्रण रखा हुआ है, वितरण में भी नियंत्रण रखा हुआ है कि कोई कहीं भी शराब को नहीं बेच सकता। तो मानव समाज बनेगा तो ये नियंत्रण थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन ये सब चीजें पूरी तरह एलिमिनेट कभी भी नहीं। जैसे गांजा और भांग, आप गंगा के किनारे जाइए, जगह जगह उगा हुआ है, उसको रोका थोड़ी जा सकता। उसको अब हम खत्म कर दें धरती से संभव नहीं है। अब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। नियंत्रण का पहला स्वरूप है एजुकेशन, सभ्यता। शिक्षा विधि में आता है और व्यवहार विधि में आ जाता है घरों में। अभी उत्तर भारत में होली में भांग खाने की बड़ी परंपरा है। कई लोग तो रोज खाते हैं, वो भी दिखता है। घर के बगीचे में होता है, वो खा लेते हैं, उगाते हैं की जरूरत नहीं। तो हमारा संविधान मेरे को बहुत अनुकूल लगता है। आज हमको रोक किसी भी चीज से नहीं रहा है।
लेकिन दूसरे को भी नहीं रोक रहा है जो अभी मान लीजिए कुछ बढ़िया नहीं भी कर रहे, तंबाकू खा रहे या ये खा रहे, पर 18 साल तक रोक दिया, हो सकता है इसको कल 19 कर दे, उसके अगले साल 20 कर दे। अभी बच्चा 18 साल तक तड़प रहा है कि कल मेरे को जाके करना है, बस वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं 18 साल का हूँ। क्यों? क्योंकि वो बड़ों को करते देखता है, उसको स्टाइल कहते। अच्छा, पहले इनका ये होता था एडवर्टाइजमेंट, अब शराब का और तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट बैन हो गया। धीरे धीरे चीजें अनुकूल हो रही है। आप देखिए, हम यदि थोड़े 50 साल के इसमें देखेंगे तो अभी शराब, पहले जितने भी क्रिकेट और ये सब टूर्नामेंट होते थे, तंबाकू कंपनियां स्पॉन्सर करती थी, अब उनका नामो निशान नहीं दिखता। तो इनको बंद कर दिया गया है, उनको एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया गया है और इन पर टैक्स भी लगाए गए। तो मानव को आदत है, अभी वो आदत छूटने के लिए शिक्षा में डाला जा रहा है। अब शिक्षा में कई प्रकार से डाला गया है। अभी 12th में मेरी बेटी बता रही थी कि यदि कोई पुरुष यदि अल्कोहल सेवन करता है तो पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी करती है तो उसके बच्चे को प्रभाव पड़ता है। स्कूल में माने महिलाओं के लिए तो ज्यादा संयम से रहने की जरूरत है, खासकर जब वो प्रेग्नेंट। तो कुछ चीजें तो आ गई, कुछ चीजें हम दे पा रहे हैं, में लोग होते जाएंगे और अच्छे से होगा। ये मेरा भैया सोच। जी भैया। जी भैया। तो इसका अर्थ भैया ये हुआ कि एजुकेशन से जो मध्यस्थ दर्शन ऐसे भी इस जिस प्रकार से भी मध्यस्थ दर्शन में बातें हैं, ये सार्वभौम तथ्य हैं, इसलिए कोई भी संविधान इसको अस्वीकार नहीं कर सकती या करेगी नहीं। ये सिर्फ एजुकेट होने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम एजुकेट होते जाते हैं या होंगे, वैसे वैसे ये चीजें जो है अपने आप प्रभावी होती जाएंगी। बिल्कुल भैया, एकदम सहमत हूँ। देखिए, 8वीं या 7वीं की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो एक पति और एक पत्नी हो, एक साथ दो पति या दो पत्नियों की या अधिक पत्नियों की या अधिक पतियों की इजाजत नहीं। कानून में भी है हमारे यहाँ, क्या वो उसमें पढ़ाया जा रहा है, पॉलीगैमी और मोनोगैमी का स्कूल में भी डाला जा रहा है बच्चों में। इसमें कितना 6वीं या 7वीं के आयु लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं भैया। जो है वो यथास्थिति बना रहे, पहला उससे नीचे किसी भी कंडीशन में न जाए, और धीरे धीरे एक एक जो बुराई को हम एलिमिनेट करने के लिए हमने कानून बनाया, उसके कई स्टेप बनाए कि 18 साल तक तंबाकू नहीं खाओ। ये जो 18 साल तक खाएगा नहीं तो उसकी संभावना तो कमी है ना, कि सीखने की आयु तो वही है। अब ये 2-4-5 साल और यदि बढ़ गया तो होगी। तो बिल्कुल सही भैया, मैं पूरी तरह सहमत। जी भैया। भैया बस अब ये एक प्रश्न ये बन रहा है जो पिछले दिनों हम लोगों की चर्चा में से उभर के आया, कि जो पिछले सत्र में आपने रखा ही था कि बच्चों के एजुकेशन में जो भी करिकुलम डिजाइन है वो इतना ज़्यादा है कि उनके वे तो ओवरलोडेड है, और फिर ये जो मूल्य शिक्षा है यह भी जो है उस प्रकार से आचरण पूर्वक जो प्रभावी होना है वह भी कैसे हो, ये एक प्रकार का चैलेंज भी है। और इस तरफ बाबा जी ने कहा है कि परंपरा में जो है जागृति नहीं है, अर्थात बच्चे जो आ रहे हैं उनको जो एजुकेशन मिल रहा है या जो उन्हें अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि देखने को मिल रहे हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार वो जागृति तो नहीं। अब ऐसे में आज हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें और कैसे भेजें, क्या करें, ये एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह भी बन जाता है। तो इस पर भैया आपसे कुछ और ध्यान आकर्षण। भैया बहुत पहले से प्रयास हो रहे हैं कि हम स्कूल खोलें। मैं तो 95 से देख रहा हूँ ना, बिजनौर में हम लोगों ने स्कूल को चला। उसके बाद मुझे लगता है कि 2010 से हमने रायपुर में अभिभावक विद्यालय को हम खोलने की कोशिश की।
2016 से अशोटी में एक स्कूल खुल गया, 2017 में हम ही लोगों ने एक स्कूल खोला, और अभी परड़ा में भी एक स्कूल चल रहा है बुल्ढाना में। और बात को हम पूरी चीज नहीं जज दे रहे, लेकिन हमारे स्कूल में कुछ आचरणों को हमने स्थित किया है, संबोधन को हमने दिया है। संबोधन का प्रयास तो बिजनौर से किया गया, वहां कुछ सीमा तक हम लोग सफल हुए। उसके बाद छोटी अभ्युदय संस्थान रायपुर में है, विवाह विद्यालय रायपुर में, हाँ तो 100% सफल है, संबोधन वाला काम तो कर लिया। वही चीज हम लोगों ने फिर यहाँ पर किया, हम लोग ने भी उसको सफल कर लिया। हमारे सामने तो बच्चे करते हैं, पीठ पीछे बच्चे नहीं भी करते, कुछ बच्चे पीठ पीछे भी करने लगे संबोधन वाला। वैसे ही तन मन धन के सदुपयोग के लिए हमारे विद्यालय के सामने में सरकार ने एक बोर्ड लगा के गया है, ये तंबाकू मुक्त क्षेत्र है। तो हम बच्चों को बोल दिए, भैया देखो सरकार तो नहीं चाहती है कि यहाँ खाए, और हम दोनों की ओर से प्रतिनिधि हैं, हम आपके माता पिता की ओर से भी प्रतिनिधि हैं, आपके माता पिता भी नहीं चाहते हैं, सरकार भी नहीं चाहती, इसलिए यहाँ ये चीजें नहीं होगी। अभी पता चला कि 1-2 बच्चे उसको खाते हैं, पहले से आदत है, छोटे बच्चे है ना, 10-12 साल के, 8 साल के, तो क्या करेंगे? तो चूंकि समाज में आदत है, उनको देखा गया, उनको उनको बुलाया गया, उनके माता पिता को बुलाया गया, कहाँ से आता है, तो ऐसे कुछ ये बनाएगा कि भैया कोई पैसा लेके आएगा ही। ऐसे कुछ धीरे धीरे चीजों से हम एक एक बुराई से बचने की कोशिश करते हैं, और नया जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, हम तो और हम ज्यादा उसको प्रभावी विधि से अप्लाई करते हैं, अकेले तो नहीं हो पाएगा। इस ढंग से हम लोग आगे चल रहे हैं, और मुझे तो बड़ा ही उत्साहजनक लगता है। जी भैया, इतना ही निवेदन है। जी भैया, बहुत सुंदर। तो हमें ही कमर कसना है, ऐसा आपकी ओर से ऐसा मुझे लग रहा है कि भैया मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा आशावादी हो गया, है ना। मैं निराशावादी नहीं हुआ भैया, मैं यहाँ पर रह के जो करने की कोशिश किया ना, आज से नहीं, अमरकंटक में जाने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता है कि संभावनाएं धीरे धीरे बलवती हो रही। पहले इतनी बड़ी संभावना नहीं, अब संभावना बढ़ गई है। अब हर जगह मैं देखता हूँ कि लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। अब हम मेरे साथ चर्चा भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि देखो आपकी संख्या कम है ना, आपकी टीम बड़ी करो। हम लोग दिखते हैं 5 लोग, 5 लोग नहीं है, हमारे पीछे 500 लोग खड़े हैं, आपको दिख नहीं रहा। उन्हीं की ताकत से हम कर पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारा 50 लाख रुपए घाटा होता, कोई कोई देने वाले हैं, हमको दे रहे हैं तभी हो पाता। ये तो बड़ी टीम मिलके कर रही है, ये तो हम लोग तो सामने के चेहरे हैं, है ना, करने के लिए बहुत बड़ा चीज है। तो बड़ी टीम बनेगी, सब जगह सोच रहे हैं, सब जगह टीम को बढ़ाने के लिए लोग बिल्कुल एक तो क्या बोलते हैं, आतुर कातुर है। तो वो टीम बढ़ेगी, अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और सफलता मिल रही है। जी भाई। जी भैया, 6 तो बज गए हैं। एक बार मैं सभी से पूछ लेता हूँ कि कोई प्रश्न है। जी भैया, मेरा एक जिज्ञासा है भैया। जी भैया, पवित्र भैया। जी भैया, तो भैया ये जीवन क्रिया में जो साक्षात्कार है और संकल्प क्रिया है, उसको मतलब इसमें अंतर क्या है, उसको कैसे मतलब देखें, मतलब मेरे को थोड़ा सा उसमें ये स्पष्टता चाहिए। संकल्प किसको कह रहे हैं और साक्षात्कार का तो अभी बताया भैया, तो संकल्प से कैसे कनेक्ट होता है थोड़ा सा। जी भैया। जी भैया, साक्षात्कार चित्त का प्रत्यावर्तन क्रिया। चित्त जब बुद्धि को पहचानने जाता है, उस क्रिया का नाम है साक्षात्कार। चित्त बुद्धि को पहचानता है, इसका नाम है साक्षात्कार। चित्त बुद्धि को नहीं पहचानता है वास्तव में, है ना? जैसे ही पहचाना वो साक्षात्कार, लेकिन बुद्धि चित्त को हमेशा पहचानता है। बुद्धि चित्त को अपना मैसेज भेजता है, वो जो भेजता है उसका नाम है परावर्तन, वो है संकल्प। लेकिन चित्त उसको पहचानता ही नहीं, इसीलिए संकल्प हवाई फायर जैसा हो जाता है, कनेक्ट ही नहीं होता है। तो जैसे ही चित्त बुद्धि को पहचानता है, वैसे ही
संकल्प एक्टिव हो जाता है अपने आप, एक साथ दोनों क्रिया साथ होती है। अवस्थित होने के कारण जैसे ही चित्त ने बुद्धि को पहचाना, जितना भाग पहचाना, एक साक्षात्कार हुआ, उसी समय एक संकल्प, तो दोनों में कनेक्शन हो गया। तो हमेशा चित्त का प्रत्यावर्तन क्रिया बुद्धि के परावर्तन क्रिया से जुड़ेगा, और जैसे वो जुड़ेगा वैसे ही बुद्धि का प्रभाव चित्त में आया। यदि जुड़ेगा नहीं तो कैसे प्रभाव आएगा? तो चित्त का संकल्प हुआ, चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ, उसी समय बुद्धि का परावर्तन होता है और वो जुड़ जाते हैं। इसी को बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में लिखा है, अर्ध विकसित। पेज 140 में आप देखेंगे, अध्याय में 141 है, अर्ध विकसित लिखा हुआ। उसमें मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि संतृप्त होती है। तो बुद्धि में तो संकल्प संतृप्त होता है और बुद्धि का प्रत्यावर्तन नहीं होता है। उसमें लिखा हुआ है आत्मबोध रहित। जी भाई, आगे उसको देख सकते। तो भैया क्या ये बुद्धि पहचानती है और चित्त नहीं पहचानता है, ऐसा स्वरूप रहता है हमेशा? हाँ, ऐसे ही रहता है। अधिक विकसित तो विकसित है ही है ना, आत्मा बुद्धि का हर समय दिखता है, और बुद्धि को पता नहीं है आत्मा है कि नहीं, इसीलिए उसकी बात सुनता नहीं है। क्योंकि बुद्धि चित्त को हर समय पहचानती है, चित्त नहीं पहचानता, चित्त को पता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तो क्या इसका ये अर्थ बनता है कि बुद्धि में बोध है लेकिन चित्त को उसकी पहचान नहीं? नहीं नहीं, बुद्धि में बोध नहीं है। बुद्धि के पास चीजें जाएंगी, उसको वो वही चीजें जाएगी जो बोध लायक है, नहीं तो वो उसको आने ही नहीं देगा। हाँ, अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छा। भैया एक मेरी भी जिज्ञासा है। तो ये क्रम क्या होगा? परिवेश से मध्यांश की ओर क्रम होगा? मतलब पहले मन में आस्वादन चयन होगा, फिर वृत्ति में तुलन और विश्लेषण होगा, उसके बाद चिंतन और चित्रण की क्रिया इस ढंग से होगी। ये भैया ऐसे ही है। जैसे परिवेश से परिवेश से मध्यांश की ओर। जैसे ही गठन पूर्ण परमाणु शरीर को चलाने आएगा, तो मन पहले शरीर को चलाता है, वो भी पहले जीवावस्था के शरीर को चलाता है। तो मन ही क्रियाशील होता है, वृत्ति चित्त उपेक्षित पड़े रहते हैं। आप पेज 140 में लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट वाला जो अनुभूति है, आप देख लीजिए, मानव व्यवहार दर्शन, उसमें लिखा हुआ है, वृत्ति और चित्त उपेक्षित रहते हैं। तो नीचे से शुरू होता है, माने चतुर्थ परिवेश से शुरू होता है, उसके बाद तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, ऐसा करके क्रियाशील होता है। इसीलिए शरीर परंपरा की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं होता तो शरीर परंपरा की जरूरत ही नहीं। मतलब जीवों के शरीर भी चाहिए और मानव का शरीर भी चाहिए, नहीं तो जीवन तो सीधा गठन पूर्ण हुआ, उसी समय क्रिया पूर्ण हुआ, उसी समय आचरण पूर्ण हुआ। उसके लिए शरीर की जो परंपरा है वो चाहिए। तो कुछ प्रभाव जीवावस्था में हो जाता है, उसके बाद ज्ञानावस्था में आने के बाद क्रम से ऊपर की क्रियाएं, माने चित्त की प्रत्यावर्तन, फिर बुद्धि का प्रत्यावर्तन, फिर आत्मा का प्रत्यावर्तन, ये लिखा है। बहुत सुंदर भैया। भैया अब समय तो हो रहा है, बस अंतिम बात एक बात पूछना चाहते कि यह जो बातें स्पष्ट हुई हैं कि संज्ञानशीलता में से संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता के परावर्तन स्वरूप में संवेदनशीलता में से प्रकाशन, यह जो कड़ी है, यही वास्तव में सार्थकता को पहुंचाती है, जिसमें हम न्याय को, धर्म को, आदि को, सभी बातों को पहचान पाते हैं। या सभी जो भी संदर्भ हैं, उन सभी संदर्भों की मौलिकता की पहचान के साथ उनके साथ हमारे संबंध का निर्वाह हो पाता है। तो इस दिशा में प्रगति के लिए हमारे लिए जो विचार अभ्यास या चिंतन अभ्यास का जो स्वरूप है, उसको हर दिन के अभ्यास में हम कैसे देखें, थोड़ा अगर हम आपसे जान लेंगे तो उसका काम करना आसान बनेगा। भैया मैं तो सोचता हूँ कि विचार अभ्यास या चिंतन अभ्यास बहुत पर्याप्त हो, लेकिन उसको यदि व्यवहार अभ्यास नहीं करेंगे तो पात्रता नहीं। देखिए,
अभी एक निश्चित पात्रता है, उसी कारण मैं समझ पा रहा हूँ, उसी कारण मैं कर पा रहा हूँ। उससे अधिक मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, उससे अधिक मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। ये मेरी पात्रता की सीमा। ये पात्रता बढ़ाने का उपाय क्या है? मैंने जितना जिया उससे ज्यादा मैं समझ सकता हूँ। समझने का मतलब कल्पना में आता है। उसके बाद उसका मैं निर्णय पूर्वक यदि व्यवहार में लाता हूँ, आचरण में लाता हूँ, तो पात्रता बढ़ती है। दोनों पात्रता बढ़ती है, समझने की भी पात्रता बढ़ती है, जीने की भी पात्रता बढ़ती है। ये मिसिंग पार्ट है। मिसिंग पार्ट क्या है? हम व्यवहार अभ्यास या हम चिंतनाभ्यास और विचाराभ्यास कर ले रहे हैं, हम इसको कम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम मतलब मैं अपने बारे में बोल, और मैं अपने और भी मित्रों को भी वही देखता हूँ कि हम विचाराभ्यास में खो जा रहे हैं और इसमें कम ताकत लगा। पात्रता बढ़ेगा ही नहीं बोलते बोलते। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, व्यवहार अभ्यास नहीं आएगा, पात्रता नहीं बढ़ेगी। वो ये अंतिम विधि है। कहीं पर चूक यदि है तो उसी जगह, मुझसे भी, सबसे भी। जी भैया, इसका निर्धारण क्या सानिध्य पूर्वक ही हो सकता है या स्वयं से भी हो सकता है? भैया मेरे को लगता है हम कुछ तो कर ही रहे। मैं सुबह 8 बजे उठता था, एक दिन तय किया कि सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठने लगा। पहले दिन भर लेटर रहता था, अब सोचा कि नहीं, थोड़ा बच्चों के साथ बात कर, बच्चों के साथ बात करता था। तो भाषा खराब थी तो भाषा को ठीक करूंगा, सोचा भाषा को ठीक कर लिया। कुछ उत्पादन करूंगा तो उस उत्पादन में भिड़ गया तो जवान लोग दिखे, उनको भी मोटिवेट किया। तो अभ्यास करने की जरूरत। जी भैया, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, मुझे तो लगता है कि आज की चर्चा काफी सार्थक हो गई है। फिर भी एक बार लास्ट पूछ लेता हूँ, किन्हीं का कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर आज के किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है भैया, तो चलिए भैया, सबको बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को सुना, समय दिया, मुझे बहुत भाव दे दिया। नहीं सभी भैया, को बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भैया। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया। भैया प्रणाम।